अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं लियाकत अली मुग़ल, आपका होस्ट अहवाल जेलम में। आज मॉक एक्सरसाइज यहां पे जेलम, दरिया जेलम के किनारे पर इसका इनकाद किया गया है। यहां पे जो है वो लोगों को फ्लड से बचाने के लिए जो तदाबीर हैं उनके मतलब ये एक्सरसाइज की जा रही है। जी आज दरिया जेलम के किनारे DDMA की तरफ से प्री फ्लड एक्सरसाइज मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया है। ये हमारे साथ हैं 1122 के इंचार्ज सईद साहब। इनसे पूछते हैं कि ये इसके मतलब क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। आज DDMA डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जेलम के तहत जो है प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद फ्लड से पहले तमाम हमारा इक्विपमेंट, हमारे टूल्स, हमारा जितने भी आलात हैं फ्लड से रिलेटेड, उनकी फंक्शनैलिटी को चेक करना और तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी का जायज़ा लेना है। तो ये हम हर साल करते हैं। तो ये आज हमारी फ़र्स्ट मॉक एक्सरसाइज हुई है जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आगे मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से जो ज़्यादा फ्लड आने का ख़दशा है, तो उसके लिए आपने क्या क्या जो है वो आपने इंतज़ामात कर रखे हैं, या जिनको जो इंतज़ामात किए हैं उस पर कितना सारा आपको पूरी उम्मीद है कि वो सही इन टाइम जो है ना आपको सही सपोर्ट कर सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी मैडम DC साहबा की ज़ेर सरपरस्ती हम तमाम डिपार्टमेंट्स बहुत जल्द वो तमाम टास्क जो हमें असाइन किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, PDMA पंजाब की तरफ से और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से, हम वो तमाम टास्क कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलसिले में आप अवाम के लिए क्या राय देंगे आप? जी बिल्कुल। हम वो तमाम लोग जो दरिया के किनारे रहते हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे मेरी तरफ से मैसेज है कि आप लोगों को जब भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है, वार्न किया जाता है, तो आप फौरी तौर पर उस इलाके को छोड़ दें। और यही हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है कि आप अच्छे बड़े बड़े मुल्कों में चले जाएं। मतलब मैं आपको जापान की मिसाल दूंगा कि वहाँ पर सुनामी अलर्ट या अर्थक्वेक अलर्ट जब भी आता है, वो मिनट्स में जो है वो पूरा सिटी जो है वो इवैक्यूएट कर देते हैं। तो हमारे मुल्क के अच्छे शहरी होने का सबूत दें, और जैसे ही कोई ऐसा अलर्ट आता है तो आप अपनी जो जगह हैं उनको फौरी तौर पर इवैक्यूएट हों, और जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए जाएं उनमें आकर ठहरें। वहाँ पर इंशाअल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू जी 1122 के इंचार्ज सईद अहमद साहब ने बताया कि अवाम को चाहिए कि जब भी फ्लड के मतलब कोई वार्निंग आए तो फौरी तौर पर अपनी मकाम अपनी जगह को खाली कर दें ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। जब अभी हमारे साथ हैं DDHO मसूद साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो मॉक का इनकाद किया गया है फ्लड रिलीफ के लिए, तो ये क्या कहते हैं इसके मतलब कि क्या आवाम को इसका कितना फ़ायदा पहुंचेगा इसके लिए? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मसूद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ तहसील जेलम बात कर रहा हूँ। तो इस पे ये है कि ये मॉक एक्सरसाइज बेसिकली तो इसका जो एम है वो ये है कि अगर कोई फ्लड आता है, जिस तरह के पहली हिस्ट्री है 92 का है, उसके बाद भी एक दफ़ा आया, तो उसमें जो है ना प्रिपरेटरी ये एक्सरसाइज है हमारी। और हेल्थ के हवाले से ये होता है कि हमारा उन दिनों में जो है स्कैबीज़ के केसेस, गैस्ट्रो के केसेस, स्नैक बाइट के केसेस और डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक किस्म की एक रिहर्सल है
और एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने स्टाफ को और अपना जितना अमला है उसको अलर्ट करते हैं और उनके रिवाइज़ करते हैं चीज़ें। बेसिकली तो इसका मकसद है, और ओवरऑल ये है कि जब इस तरह का होता है तो हमारा अमला हर लिहाज से तैयार होता है और इस बेल्ट पे जितने हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो एक्टिवेट होती हैं। ऐसे में समझ, तो बेसिक मकसद यही है इसका जी। ये आप इसके मतलब क्या कहते हैं कि ये जो है मॉक एक्सरसाइज जो बनाई गई है फ्लड रिलीफ के लिए, इसके लिए औरतों का क्या किरदार है, लेडीज़ क्या किरदार है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली तो ये एक इमरजेंसी ड्रिल है, ठीक है, जिसमें हमें पहले ही सेंसिटाइज कर देते हैं कि इफ़ इन केस किसी किस्म का कोई भी इशू हो, जाहिर सी बात है फ्लड में फ़ीमेल्स भी होती हैं, तो उनको हम लोग इमरजेंसी में कैसे टैकल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो वो मेल के साथ उस तरह नहीं वो डिस्कस कर सकती, और वैसे भी फ़िज़िकली भी हम लोगों को उनके लिए अवेलेबल होना पड़ता है। तो बाकी सारी इसी तरह जो मतलब जिस तरह आईवी वगैरह पास करनी होती है फ़ीमेल्स के लिए, वो हम लोग फ़ीमेल ही होंगी तो ही हमारा स्टाफ नर्स सारा ट्रेंड होता है उसके लिए। कोई और किसी किस्म की भी कोई भी बीमारी, जिस तरह स्केबीज सर ने बात की है, इस तरह ARV ASV मतलब एंटी रेबीज़ एंटी स्नैक विनोम हम लोगों ने वो डील करना होता है, कोई स्नैक बाइट, और इसके अलावा फिर गैस्ट्रो के इश्यूज़ होते हैं। वही मतलब जो फ्लड रिलेटेड हमारी डॉक्टर्स की सर्विसेज चाहिए होती है ना, उसके लिए हम लोग इस चीज़ में सेंसिटाइज होते हैं। मतलब हम लोगों का वो एक ऑन फिंगर टिप्स हम लोगों को वो ट्रेनिंग कराते होते हैं यहाँ पे, और हम लोग भी आगे अपने स्टाफ को उस चीज़ की ट्रेनिंग देते होते हैं। तो क्या ये जो आगे आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो क्या अवाम में जो है वो लेडीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है या क्या नहीं की जा रही? बिल्कुल, हमारी जो पास हेल्थ फैसिलिटीज़ में जितना फीमेल स्टाफ है उस सब की ट्रेनिंग हुई है ऑलमोस्ट, क्योंकि जितनी वक्तन फ़वक्तन मॉक एक्सरसाइज होती है उसमें हर बंदे को हम लोग इन्वॉल्व करते होते हैं। कभी कुछ फीमेल्स की ट्रेनिंग होती है, कभी कुछ की होती है, तो उसमें मैक्सिमम हमारा सारा अमला ही ट्रेंड है इस चीज़ को लेकर। नहीं, ये तो ठीक है, आपका अमला तो ट्रेंड है, लेकिन क्या अवाम को भी इसमें शामिल किया जाता है? कोई सिविलियन लेडीज़ या सिविलियन जो लोग होते हैं उनको ऑन द स्पॉट जो वॉलंटियर्स होते हैं वो तो हम लोग तो वेलकम उन्हें करते हैं, हम लोग उन्हें मतलब रोकते नहीं हैं, वो दे आर मोस्ट वेलकम। अगर वो आना चाहते हैं तो वो ज़रूर आते होते हैं। हमारे साथ जो है 1122 का अमला जो मौजूद है, हम उससे पूछते हैं कि ये इनका क्या किरदार होगा अगर फ्लड आ जाता है तो उसके लिए ये क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जेलम के अंदर हर साल फ्लड मॉक एक्सरसाइज मुनक्कद की जाती है। इसका बेसिक मकसद ये है कि अपने माशरे के अंदर और जेलम के लोगों के लिए ये तासुर देना है कि वो किसी भी इस्लामी सूरत हाल की सूरत में महफूज रहेंगे, और उनके ये एहसास दिलाना है कि ये महफूज हाथों में मौजूद हैं। और इसके अलावा इस फ्लड के हवाले से जो भी ट्रेनिंग हमें लाहौर जो अकेडमी है हमारी, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोगों की हिफाजत कर सकें। मॉक्स एक्सरसाइज जो है वो उसमें शामिल हैं हमारे CEO एजुकेशन जनाब, इनसे पूछते हैं कि ये इन हालात में जबकि फ्लड आ चुका हो तो ये इनका क्या किरदार है, एजुकेशन क्या काम करती है वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह की आफत से तमाम लोगों को महफूज रखे, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके लिए तैयार भी हर वक्त रहना जो है वो भी मोमिन की शान है। तो इसके लिए सर एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल जो है वो दो तरह से है। सबसे पहले तो सर जितने रिलीफ कैंप्स बनाए जाते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो 99% हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनकी लिस्ट हमने पूरी डिपार्टमेंट्स को दे दी हुई है। उसके हेड का नाम, उसके चौकीदार का नाम, उसके फोकल पर्सन का नाम, और उनकी हमने बाकायदा ट्रेनिंग करके सबको जो है वो अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी तरह के हालात में एवरी टाइम हम आपके साथ हैं। उसके साथ साथ सर हमने ये किया है कि एक अवेयरनेस के हवाले से पूरी
कैंपेन चलाई है ताकि तमाम असातिज़ा को, बच्चों को पता चल जाए कि अगर इस तरह की कोई एमरजेंसी आती है तो उसमें हमने कैसे दूसरों की हेल्प कैसे करनी है और ख़ुद कैसे महफूज होना है। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी जो भी ज़िम्मेदारी टाइम के साथ साथ हमारे ज़िम्मे आएगी, हम ईच एंड एवरी टाइम हाज़िर हैं जी इंशाल्लाह। इसके अलावा क्या कोई सर आपके जो टीचर हज़रात हैं या कोई आपके स्टूडेंट हज़रात हैं इस एक्सरसाइज में या इसकी ट्रेनिंग में शामिल हो रहे हैं? सर बाकायदा तौर पे तो अभी इस तरह की शमूलियत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की हद तक जो है वो हम शामिल हैं। और जहाँ पे हमारे कैंप्स बन रहे हैं उसमें लोगों की कैसे खिदमत करनी है, जो मेडिकल टीमों के साथ और रेस्क्यू वाली टीमों के साथ मिल के हेल्प आउट कैसे करना है, वो ट्रेनिंग और वो सारी उनको आगाही दे दी गई है। यहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है वो अभी हमारे अपना डिपार्टमेंट के साथ कोई ज़िम्मेदारी नहीं आई है। अगर कोई इस तरह का स्केड्यूल बनता है तो हम इंशाल्लाह उसमें भी लाजमी शामिल होंगे। दरिया के किनारे लगी ये मॉक्स एक्सरसाइज जो है उसमें शामिल है हमारे पीडीएमए के एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब। ये इनसे हम पूछते हैं कि क्या इनका क्या किरदार है इसमें, ये अगर इनको किसी मौके पर अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो ये क्या कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीडीएमए को जो है वो मेन रोल है इसमें किसी भी किस्म की कुदरती आफत से निपटने के लिए। और इस सिलसिले में हमने जो है ज़िली इंतज़ामिया को जो है मुकम्मल जो है वो फ्लड इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आज इस मॉक एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद यही है कि उन इक्विपमेंट का जो है ना हमने फंक्शनैलिटी उसकी देखनी है कि क्या वो ठीक हैं, मतलब उसके अंदर कोई रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो वो इसलिए हम तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने इंगेज किया हुआ है, जिसमें जो है ना एजुकेशन है, हेल्थ है, वो अपने रिलीफ कैंप्स लगाएंगे। ठीक है, उसके अंदर उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, लाइफ स्टॉक है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू 1122 जो है वो हमेशा ही जो है ना इसका बड़ा कलीदी किरदार होता है। और आई एम श्योर कि आज इन्होंने जो मॉक एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इनके तमाम ये फुली तरीके से तैयार हैं। जी, अभी हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर जेलम। हम इनसे पूछते हैं कि आज के इवेंट के मुतालिक ये क्या कहते हैं। जी, हर साल जो है झेलम रिवर के अंदर सैलाब आने के खदशात होते हैं और हम हर साल जो है वो मुख्तलिफ मॉक एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं 2 से 3 दफ़ा, ताकि जो है सैलाब की नागहानी आफत के लिहाज से हम लोगों को तैयारी करा सकें। इसमें रेस्क्यू 112, इरीगेशन डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और म्यूनसिपल कमेटी सब शामिल होते हैं, ताकि हम लोगों के लिए एक जो रेफ्यूजी कैंप्स बनाएंगे वो कहाँ पर होना है, उनको किस तरह रिहेबिलिटेट करना है, उनको अगर कोई पानी में गिर गया तो उसको रेस्क्यू किस तरह करना है, और अगर जानवर वगैरह कोई ज़ख्मी हो गया तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से। द पर्पस जी हमारा यही होता है कि हम 1, 2, 3 दफ़ा अपनी प्रैक्टिस कर लें कि अगर सैलाब आए तो हम लोगों को किस तरह बेहतर बचाव कर सकें। मैडम, यहाँ दीना के साथ कुछ इलाके हैं जहाँ से पानी का बहाव है, वहाँ नाले गुजरते हैं, वहाँ पे लोगों ने कुछ वहाँ पे इंक्रोचमेंट कर ली, यहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात कर ली, तो उसके मतलब की कोई आप बताएंगे? हाँ जी, हम जो है पूरे रोड जो हमारी रिवर बेल्ट है उसकी एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर इरीगेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ है। जहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट एग्जिस्ट करती है तो इरीगेशन डिपार्टमेंट का ये मैंडेट है कि वो उसको रिमूव करवाए हमारे साथ मिल के और उसके बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। जी, रेस्क्यू 1122 ने
मॉक एक्सरसाइज तो की है फ्लड रिलीफी के लिए, और हमने अवाम को इसके जो भी काम है उसके मतलब आगाह किया है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग में, और इनका ये मरकज़ है, मेन मरकज़ है, जहाँ पे ये सारे जो काम हैं यहाँ से करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं ये फायर फाइटर, जो कि आग लगने की सूरत में अपने काम को करते हैं, और ये कैसे करते हैं आइए हम इनसे बात करते हैं। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बारिश हो या सैलाब, तूफ़ान हो या आंधी हो या फिर आग लगी हो, 1122 के नौजवान और बहादुर हर वक्त हमा वक्त तैयार होते हैं। हमारे साथ ये मौजूद हैं फायर फाइटर, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या तरीक़ाकार है, जब आग लग जाती है तो वो उसको कैसे रेस्क्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जैसे ही हमें कोई फ़ायर की कॉल रिसीव होती है, हम एमरजेंसी के लिए रवाना होते हैं, तो हमारा स्टाफ जैसी उस एमरजेंसी के लिए जाता है, तो हम सबसे पहले जैसे उस एमरजेंसी लोकेशन के ऊपर पहुंचने के बाद हम उस एरिए को कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसका 360 डिग्री एक सर्वे करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि वहाँ पे हैज़र्ड्स क्या क्या हैं, हमारे लिए वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्या अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहली जो चीज़ है कि हमने वहाँ पे जो इंसानी जान है उसके बारे में मालूम करना होता है कि क्या कोई विक्टिम अंदर उस फायर के अंदर ट्रैप तो नहीं है। अगर ट्रैप है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी में उस विक्टिम को वहाँ से इवैक्यूएट करते हैं, वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और उसको रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है कि हम उस वहाँ पे फायर फाइटिंग अपनी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब फायर फाइटिंग में हमारे पास जो जो मटेरियल्स हैं, जिस टाइप की जिस क्लास की आग होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो मटेरियल है वो यूज़ करते हुए, जो फायर फाइटिंग एक्सटिंक्शन मीडियम है वो इस्तेमाल करते हुए हम उस फायर को कंट्रोल करते हैं। और जब फायर कंट्रोल हो जाती है, उस फायर के बिहाइंड जो रीज़न होती है कि वो आग क्यों लगी थी, किस वजह से लगी है, वहाँ पे क्या ऐसी वजूहत थी जिस वजह से वहाँ पे आग लगने का जो सबब है वो बनी है, उसके बारे में मुकम्मल एक डिटेल हम अपने पास नोट डाउन करते हैं। इस चीज़ को लॉग आउट किया जाता है, मुकम्मल अपना जो डाटा है उसको सेव किया जाता है। उसका एक बाकायदा फायर इन्वेस्टिगेशन फार्म जो है उसको इंसिडेंट रिपोर्टिंग फार्म उसको कंप्लीट किया जाता है, और उसके बाद हम आके उस सीन को क्लोज़ करने के बाद उस फार्म की यहाँ पे सबमिशन करते हैं। कंट्रोल रूम में उस चीज़ को बाकायदा एंटर करवाया जाता है। फिर हमारा जो फायर का जो केस है वो कंप्लीट होता है। इन हालात में जब कि आग जो है वो बेकाबू हो रही होती है, आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या वहाँ पे इकदाम उठाते हैं? देखिए, बीइंग ए फायर फाइटर हमारे पास बाकायदा एक फायर प्रोटेक्शन सूट है, जैसे कि आपको सामने उसमें नज़र भी आ रहा है कि एक मुकम्मल टर्न आउट गियर हमारा होता है, जिसमें हम बगैर गियर के किसी भी फायर इमरजेंसी में हम शामिल ही नहीं हो सकते। हमारे SOPs में है कि हम अपना मुकम्मल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है जब तक नहीं लेके जाएंगे हम फायर फाइटिंग में, एक्टिव फायर फाइटिंग में हम शामिल जो है वो नहीं हो सकते। अपनी हिफाजत के लिए हमारे पास सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होते हैं, जो फ्रेश एयर के जो सिलेंडर्स होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। और इन केस अगर वहाँ पे स्मोक ज़्यादा है, कोई इस तरह की सिचुएशन है कि वो वहाँ पे जो फायर फाइटर है वहाँ पे सफोकेट कर सकता है, तो वो उस ब्रीदिंग ऑपरेटर्स को अपनाते हुए हम जो है वो फायर फाइटिंग में शामिल होते हैं। जी, अब हमारे साथ है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि एम्बुलेंस पे एमरजेंसी को जो है डील करती हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका काम जो है वो कैसा है, वो कैसे किस तरीके से इस काम को पूरा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब भी हम किसी एमरजेंसी कोई भी होती है, सबसे पहले हमें एमरजेंसी की कॉल आती है। एमरजेंसी की कॉल के बाद हम जो है विक्टिम है, पेशेंट है, उसे लोकेशन कंफर्म करते हैं। लोकेशन कंफर्म करने के बाद हम उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हम अपनी सेफ़्टी, पेशेंट की और जो बाय स्टैंडर्स हमारे साथ हैं, हम उनकी सेफ़्टी को इंश्योर करते हैं। उसके बाद जो है हम पेशेंट का फ़िज़िकल एग्ज़ाम देखते हैं, अगर उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ हैं उनको डील करते हैं। उसके बाद पेशेंट का एक ख़ास फार्मूला है, उसके तहत पेशेंट की जो इंजरीज़ हैं पेशेंट की असेसमेंट की जाती है। पेशेंट की असेसमेंट करने के बाद हम पेशेंट को पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद हम पेशेंट को DHQ मुंतकिल कर देते हैं। उसके बाद मज़ीद जो आगे प्रोसीजर है वो हॉस्पिटल में होता है। तो क्या आपकी एम्बुलेंस में
कोई इमरजेंसी मेडिसिन भी रखी होती हैं जो कि आपको फौरी तौर पर आप उसको दे देते हैं? जी बिल्कुल, हमारी गाड़ी में एम्बुलेंस के अंदर जो है जितनी भी इमरजेंसी की मेडिसिन हैं सब मौजूद हैं। जो इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन पेशेंट को मिलनी चाहिए वो सभी मेडिसिन हमारी गाड़ी के अंदर मौजूद होती हैं। जी, अब हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 जेलम के हेड ऑफिस के कंट्रोल रूम में। यहाँ पे हमारे साथ हैं कंट्रोल रूम के इंचार्ज। इनसे पूछते हैं कि ये जब इमरजेंसी कॉल आती है तो वो उसको कैसे रिसीव करते हैं, उस पर क्या अमल दरामद करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है? जी सर, वालेकुम सलाम सर। जब हमारे पास इमरजेंसी कॉल आती है, हमारे ये कॉल एजेंट्स बैठे हुए हैं, ये 3 लोग हैं, एट ए टाइम ये एक्टिव होते हैं। इनके पास कॉल आती है तो इनमें से कोई एक बंदा कॉल रिसीव करता है। कॉलर से ये लोकेशन पूछते हैं कि जनाब आपकी लोकेशन क्या है, आपकी इमरजेंसी की नौयत क्या है और आपका नाम क्या है। ये 3 चीज़ें पूछ के ना हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिसोर्स होते हैं उनको मूव करवाते हैं। जी सर। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि ये जो बंदा कॉल कर रहा है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है? क्या उसको कोई आपको इल्म हो जाता है या आपके पास वो उसकी लोकेशन आ जाती है? सर बेसिकली ना हमारे पास ना एक रेस्क्यू ऐप है। अगर कॉलर उस ऐप के थ्रू कॉल करे तो हमारे सिस्टम पे उसकी लोकेशन भी आ जाती है। अदरवाइज़ हम कॉलर से मैनुअली पूछते हैं भाई आप कौन सी जगह से बात कर रहे हैं। मेरा जो स्टाफ है, जो ये वेल ट्रेंड स्टाफ है, इसकी बहुत ज़्यादा मैपिंग है। ये पूरे ज़िले के चप्पे चप्पे को जानते हैं। जैसे ही कोई कॉलर इनको बताता है कि मैं फ़लाँ जगह से बात करता हूँ, इनको आइडिया हो जाता है कि इस जगह पे जो है ना मेरा कौन सा रिसोर्स मौजूद है, कौन सी व्हीकल मौजूद है, एम्बुलेंस या बाइक। तो ये फर्दर जो है ना डिटेल लेके उस व्हीकल को मूव करवा देते हैं। जी, रेस्क्यूर्स के साथ साथ हम मिलते हैं जनाब ज़िली एमरजेंसी ऑफिसर जनाब सईद अहमद राणा साहब से। हम उनसे पूछते हैं क्या रेस्क्यू 1122 के वसाइल क्या हैं और क्या आने वाले मसाइल जो है उनके लिए ये वसाइल जो है वो नाकाफ़ी हैं या काफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुग़ल साहब। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए रेस्क्यू 1122 स्टेशन जेलम पर। तो जहाँ तक आपने वसाइल की बात की, देखें इसमें 2 तरह के वसाइल होते हैं। एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो इस वक्त 246 रेस्क्यूअर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा फिर हमारे दूसरे जो मटीरियलिस्टिक वसाइल हैं उनमें आप कह लें कि एम्बुलेंसेस होती हैं, फायर व्हीकल होती हैं, रेस्क्यू व्हीकल्स होती हैं, हमारी मोटर बाइक्स हैं, रेस्क्यू मोटर बाइक्स। तो इस वक्त 17 रेस्क्यू एम्बुलेंसेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, 4 फायर रेस्क्यू व्हीकल, 1 स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू व्हीकल, और हमारे पास इस वक्त 16 मोटर बाइक एक्टिव हैं। तो इंशाल्लाह हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त की ज़रूरियात को तो पूरा कर रही हैं ये हमारे वसाइल, बट हमें मज़ीद HR की ज़रूरत है और मज़ीद एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है ताकि हम जो दूर दराज के कुछ एरियाज़ हैं और वहाँ पर हम अपनी सर्विसेज शुरू कर सकें। क्या समझते हैं सर कि आप अगर कोई एमरजेंसी हो जाए, कोई खुसूसी एमरजेंसी को, तो उस सूरत में आपके पास रिसोर्स कम हो, वसाइल कम हो, तो उसको कैसे पूरा कर देंगे? जी, रूटीन की जो एमरजेंसीज़ हैं हमारी, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वसाइल तकरीबन पूरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कम हैं। ऐसा कोई डिज़ास्टर आ जाए हमारे जेलम डिस्ट्रिक्ट में जिसमें मैं ये तसव्वुर करूँ कि अब मेरी जो HR है या मेरी बोर्ड्स हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई फ्लड आ जाए उसके लिए जो है मुझे वसाइल की ज़रूरत है, तो हमारा बड़ा अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज़्म है। नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हम उन डिस्ट्रिक्ट्स को अप्रोच करते हैं थ्रू रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर और थ्रू हमारे हेड क्वार्टर, और जो हम डिमांड करते हैं वो तमाम जो नज़दीकी अज़ला होते हैं वहाँ से वो तमाम वसाइल जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई भी एमरजेंसी हो, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। रेस्क्यू 1122 का इदारा और रेस्क्यू 1122 के बहादुर सपूत अवाम की खिदमत में मैदान अमल में हैं और किसी भी मुसीबत में उनको रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं। आज के इस हवाले जेलम के प्रोग्राम में लियाकत अली मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।